आज के क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समन्वय यौगिक। इसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर का नाम है इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कि हिंदी में अलग अलग नामों से जाना जाता है। समन्वय यौगिक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक ये नाम से भी हम लोग जानते हैं, या जटिल यौगिक भी बोला जाता है। इसको हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं। ऐसे तीन तीन नाम से हम लोग इसको जानते हैं, समन्वय यौगिक, उपसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। या करके लिख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम में ये सब हेडिंग के रूप में लिखना है। समन्वय यौगिक भी कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं, या जटिल यौगिक भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से सिर्फ जानते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, लेकिन हिंदी में इसको हम लोग तीन तीन नामों से जानते हैं। इस चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसको हम लोग कंप्लीट स्टडी भी करेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में। समन्वय यौगिक का रासायनिक विश्लेषण आधुनिक अकार्बनिक रसायन के एक अकार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कि केमिस्ट्री को तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो फिजिकल, एक को हम लोग ऑर्गेनिक, एक को इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक को ही हिंदी में क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। एक महत्वपूर्ण अंग है समन्वय यौगिक जो होता है, ये कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर खनिज से, वनस्पति से, जैविक पदार्थों के रूप में ये प्राप्त होता है, ये विद्यमान रहता है। यौगिक अनेक महत्वपूर्ण जैविक कार्यों को संपन्न करता है। तो ये बहुत सारे जैविक कार्यों को भी संपन्न करता है। हमारे शरीर में रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन, हम लोग के रक्त में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तथा पेड़ पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रमशः लोहा, मैग्नीशियम के समन्वय यौगिक के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो विटामिन का B12 होता है, ये भी इसमें समन्वय यौगिक हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब एग्जाम्पल है समन्वय यौगिक का। उसके पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में जानेंगे, द्विक लवण क्या होता है। समन्वय यौगिक के पहले हम लोग द्विक लवण के बारे में जानेंगे। द्विक लवण क्या होता है? दो सरल यौगिकों, जब दो सरल यौगिक के संयोग से बने वे यौगिक जो जटिल, जो क्रिस्टल के रूप में ही अपना अलग अस्तित्व कायम रखता है। ठीक है, ये क्या होता है? दो यौगिक को आपस में मिला देते हैं, जो उसमें क्रिस्टल फॉर्म होता है, जो क्रिस्टल के रूप में फॉर्म होता है, तो अपना एक अलग अस्तित्व कायम रखता है। किंतु जब जलीय विलयन में इसको मिलाते हैं तो ये अपना अस्तित्व क्या कर लेता है? खत्म कर लेता है। जो मिलाए, दो यौगिक मिलाकर बनाए हैं, लेकिन जैसे इसको जलीय विलयन में डालते हैं तो ये फिर से टूट जाता है, तो ये अपना अस्तित्व खो देता है। यौगिक में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व क्या करता है? खो देता है। तो वैसे यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो जो यौगिक क्या कहता है, जब दो सरल यौगिक को आपस में मिला के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। लेकिन ऐसा यौगिक को अगर जलीय विलयन में डाल देता है, अपना अस्तित्व को क्या करता है? खो देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण हेडिंग डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। बात को ध्यान रखना है, ये द्विक लवण दो सरल यौगिकों को मिलने से बनता है। ठीक है, और ये जब मिलता है तो क्रिस्टल का रूप जो लेता है, तो वही क्रिस्टल क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। लेकिन ये अस्तित्व बना के रखता है, कायम रखता है। लेकिन जैसे ही अगर इसको हम लोग जल में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो ये अपना अस्तित्व खो देता है, ये फिर से टूट के अलग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल को ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग जटिल लवण का बात करते हैं। जटिल लवण बोला जाए, जटिल यौगिक बोला जाए, या समन्वय यौगिक बोला जाए, सब समान ही होता है। जितना भी होता है ये सब के सब क्या होता है? समान। जटिल यौगिक को ही समन्वय यौगिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे अगला, जटिल यौगिक। जटिल बोले, बार बार बोलते आ रहे, जटिल बोले या समन्वय बोले, जटिल बोले या समन्वय बोले या उपसंयोजक बोले, ये सब के सब समान है। उपसंयोजक बोले, ये सब का मतलब सेम ही है। उपसंयोजक यौगिक, तो ये तीनों लिख सकते हैं।
इसी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये वे आणविक यौगिक, इतना लिखने के बाद जहाँ तक बताएंगे वहाँ तक ही लिखना है। वे आणविक यौगिक जो अपना अस्तित्व जलीय विलयन और किसी अन्य विलयन दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, या कोई भी विलयन हो, जल में डाल दे तब भी अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, या जल में ना डाले फिर भी अपना अस्तित्व को क्या बनाए रखेगा, कायम रखेगा। तो वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे यौगिक को सामान्य यौगिक के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये अपना अस्तित्व जलीय विलयन में बनाकर नहीं रख पाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृक लवण के नाम से जानते हैं। और जब ये अपना अस्तित्व बना के रखता है जलीय विलयन में भी, उसको हम लोग जटिल लवण कहते हैं, जिसको सामान्य यौगिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। और इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में कुछ लिख लेना है। एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe CH6, ये क्यूप्रामोनियम सल्फेट CuNH3 4SO4, ये सब क्या है, जटिल यौगिक का एग्जाम्पल है, सामान्य यौगिक का एग्जाम्पल। ठीक है, सामान्य यौगिक भी क्या होता है, दो साधारण यौगिक को मिलाने से ही बनता है, लेकिन ये जलीय विलयन में अपना अस्तित्व भी कायम रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य यौगिक कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उस बात को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा देते हैं जो कि याद रहेगा। वो अगर हम लोग सामान्य यौगिक का बात करेंगे, सामान्य यौगिक का बात करेंगे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या आता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ कोबाल्ट है, उसके बाद Cl है, उसके बाद NH3 है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब NH3 जो है कितना है, 5 को है, ठीक। और यहाँ पर एक 12 ब्रैकेट देखने को मिलता है। इस सामान्य यौगिक का पहचान है, या तो इधर रहेगा कोई ऋणायन या इधर रहेगा कोई, ठीक है। ये पूरा का पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पूरा को ही हम लोग कहते हैं, ये पूरा को ही हम लोग कहते हैं सामान्य यौगिक। ये पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य यौगिक के नाम से जानते हैं। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला रहेगा ना, यहाँ पर सबसे पहले एक ही ये सिंगल लिखा हुआ रहेगा, एक ही कोई ना कोई यहाँ पे धातु रहेगा, कोई ना कोई क्या रहेगा, यहाँ पे धातु रहेगा, जो सबसे यहाँ पर शुरुआती से लेफ्ट हैंड साइड से ये लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे कोई ना कोई धातु है, जैसे अभी कोबाल्ट है। ये जो धातु होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय आयन कहते हैं, या केंद्रीय धातु भी कहते हैं। केंद्रीय आयन कहते हैं जिसको हम लोग केंद्रीय आयन के नाम से जानते हैं, या केंद्रीय धातु भी कहते हैं। अब इसके बाद जितना भी रहेगा, बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद यहाँ पे जितना भी रहेगा, इसके बाद यहाँ पर जितना भी रहेगा वो सब के सब क्या होता है, एक केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय जो परमाणु रहेगा, केंद्रीय आयन रहेगा, वो हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जितना रहेगा ये सबको हम लोग नाम देते हैं, और ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। सबको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जितना बचेगा ऐसे ही सब गोलाकार कर करके लिखना है। इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है, एक Cl है और एक 5 गो NH3 है। तो टोटल 6 लिगेंड है। लिगेंड की संख्या कोई पूछेगा तो लिगेंड की संख्या कितना है, टोटल 6 है। एक क्लोरीन है, एक अमोनिया 5 गो है, NH3 कितना है, 5 गो, ठीक है। जो यहाँ पे बाहर में रहता है, देखो यहाँ पे जो बाहर में रहता है उसको हम लोग आयन कहते हैं, इसको हम लोग मुक्त आयन कहते हैं। लेकिन इस तरफ है तो इसको हम लोग ऋणायन कहेंगे, और इस तरफ रहेगा तो अगर इधर रहेगा तो कोई एक ही तरफ रहेगा, या तो इधर रहे या तो इधर रहे। तो इधर रहेगा तो हम लोग धनायन कहेंगे, मुक्त धनायन। इधर रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त ऋणायन के नाम से जानेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जो बाहर में रहेगा उसको हम लोग मुक्त ऋणायन के नाम से जानते हैं, मुक्त ऋणायन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सब टर्म्स लिखना है, ठीक है। अब देखो जितना भी ये कोष्टक में रहेगा, जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, सबको ध्यान से लिखते चलना है। जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये ब्रैकेट के अंदर, ये जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाला को, इस ब्रैकेट के अंदर वाला को
आप लोग भी अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर वाला को संकर आयन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग संकर आयन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग संकर आयन के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम लोग संकर आयन के नाम से जानते हैं। ये समन्वय यौगिक का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया। याद रखना है सबको कि पूरा को हम लोग समन्वय यौगिक कहेंगे, पूरा को हम लोग समन्वय यौगिक कहेंगे। जो सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट एक रहेगा, हो सकता है बड़ा ब्रैकेट के बाहर इस तरफ लिखा रहे या इस तरफ लिखा रहे। जो इस तरफ लिखा रहेगा राइट हैंड साइड में तो उसको मुक्त ऋणायन कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहेगा तो उसको मुक्त धनायन कहेंगे। ठीक। और सबसे पहले जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लिखा रहेगा उसको हम लोग केंद्रीय आयन कहते हैं या केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे या केंद्रीय आयन के नाम से जानेंगे। और उसके बाद जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर उसके बाद जितना भी ये रहेगा ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड के नाम से जानते हैं। यहाँ दो प्रकार के लिगेंड है, एक क्लोरीन एक NH3 वाला लिगेंड है। NH3 का संख्या 5 है, क्लोरीन की संख्या 1 है। ठीक। तो इसको हम लोग लिगेंड के नाम से जानते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ सारे के, यहाँ पर सारे समन्वय यौगिक का ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये सब यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। अब इसको जैसे जलीय विलयन में डाला जाता है तो आयन के रूप में टूटता है। जैसे इसको जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये आयन के रूप में टूटता है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस प्रकार से टूटता है। चलिए यहाँ पे इसको अगर टूटेगा तो ये आगे वाला पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे जो संकर आयन है, ये संकर आयन है ये धनायन बनेगा, इसलिए कि इधर उसके बाहर क्या है? ऋणायन वाला पार्ट है, इसलिए धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में। जैसे NaCl लिखते हैं तो NaCl में देखते हैं ना ये टूटता है तो Na+ और Cl- में टूटता है। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा 12 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा धनायन में टूटेगा और ये ऋणायन में टूटेगा। तो इसको अगर जल में डालेंगे, अगर जलीय विलयन में इसको डालेंगे तो ये टूटेगा। टूटने के बाद ये किस प्रकार से बनेगा? तो कोबाल्ट होगा, यहाँ पर CO है कोबाल्ट, Cl NH3 कितना है? 5 है। तो ये इसके ऊपर कितना आवेश आएगा, इसके ऊपर कितना आवेश आएगा उसको चर्चा करेंगे। तो हमको पता है कितना Cl है, 2 Cl है। तो Cl कितना? 2 Cl में टूटेगा। कितना Cl टूटेगा? 2 Cl है। जब यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है इसको प्लस कितना आएगा? 2+ आएगा। ये संकर आयन जो हो गया ये संकर धनायन के नाम से जानेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? संकर धनायन के नाम से। तो इस प्रकार से ये टूटता है जलीय विलयन में। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +2 आ गया पूरे संकर आयन के ऊपर। तो इस प्रकार से इसको दर्शा लेना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं K4 FeCN 6 CN6 और इसमें कितना है? ठीक है। अब यहाँ पर ये टूटेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ये K4 पोटेशियम जो है ये आगे में लिखा हुआ है, मतलब ये धनायन होगा। जो संकर जो आयन है वो क्या होगा? ऋणायन होगा। जो संकर आयन है वो क्या होगा? ऋणायन है। तो ये जब टूटेगा तो K के ऊपर कितना प्लस आएगा? K कितना? तो K4 तो K4 प्लस होगा। कितना होगा? कितना प्लस होगा K का? तो K का 4 को प्लस होगा तो K4K प्लस हो जाएगा। और इसके ऊपर अभी कैसा ये जो संकर वाला है, संकर आयन जो है ये ऋणायन बनेगा और इसके ऊपर कितना माइनस आएगा? तो 4 माइनस आएगा। इसके ऊपर कितना प्लस है? तो इसके ऊपर 4 माइनस के रूप में आएगा। यहाँ पर भी हम लोग डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जो ये आयरन है ये केंद्रीय आयन है। ठीक है। जो Cn है ये क्या है? लिगेंड है। ठीक है। ये जो Cn है वो लिगेंड है। इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अब ये दोनों में अंतर दर्शाया गया है, ग्रीक लवण और जलीय लवण में अंतर। तो इसको भी लिखते चलना है। यहाँ पे अंतर लिखना है, हेडिंग डालना है ग्रीक लवण एवं जलीय लवण में अंतर। जलीय लवण का मतलब जटिल लवण में अंतर। जटिल लवण का मतलब वही समन्वय यौगिक हो गया। तो समन्वय यौगिक और ग्रीक लवण में क्या अंतर होता है? तो पहले यहाँ पर दिया हुआ ही कि ये ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व को कायम रखता है।
ये भी अपना अस्तित्व ठोस अवस्था में और विलयन का अवस्था दोनों में ये अपना अस्तित्व कायम रखता है, लेकिन ये सिर्फ ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व कायम रखता है। जैसे इसको विलयन में डालते, जैसे इसको जल में घुलाते हैं, तो ये आपका अस्तित्व क्या करता है, खो देता है। लेकिन जो सामान्य यौगिक होता है वो जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व कायम रखता है। तो ये पहला अंतर को लिख लेना है। दूसरा, इनके गुण अवयव यौगिक के गुणों के सदृश होता है। मतलब ये जिससे बनता है, अवयव यौगिक किसको बोला जाए, ये जिससे बनता है, जो दो सामान्य दो साधारण यौगिक को आपस में मिला के ग्रीक लवण का निर्माण करते हैं, तो इसका गुण उसी प्रकार का दिखता है जैसा इसका गुण होता है। लेकिन ये अवयवी यौगिक के गुणों से क्या होता है, पूर्णतः भिन्न होता है। जो दो यौगिक मिलाकर बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, दो साधारण से यौगिक मिलाकर जब हम लोग जटिल लवण का निर्माण करते हैं, तो उसका जो गुण होता है पहले वाला के गुण से क्या हो जाता है, उस तरह से अंतर दिखने लगता है। तो ये दूसरा अंतर यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो ये तीन छोड़ सकते हैं, लंबा है। चौथा अंतर यहाँ दर्शा सकते हैं, विलयन में ये अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन ये विलयन के अंदर भी अपना अस्तित्व को बना के रखता है। तो इसको 3 नंबर देकर लिख लेना है कि जैसे विलयन मतलब कोई भी जलीय विलयन हो सकती है, कोई भी विलयन हो सकता है, उसमें डालते ही ग्रीक लवण अपना अस्तित्व खो देता है, लेकिन जो जटिल लवण होता है वो अपना अस्तित्व को क्या करता है, बना के रखता है। कोई भी जो सामान्य यौगिक होता है, उसका सामान्य आयन के रूप में कैसे चेंज होता है, उपसंयोजक आयन के रूप में कैसे चेंज होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा देर पहले ही इसको हम बता रहे थे, अभी थोड़ा देर पहले ही। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेना है जटिल आयन। जटिल आयन या सामान्य आयन भी हम लोग लिख सकते थे। जटिल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण ये कैसे करता है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे कि अगर ये सामान्य यौगिक है तो ये कैसे टूटता है। के इधर है तो के के ऊपर क्या आएगा, एक ही के है तो के ऊपर एक प्लस आएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, जो संकर आयन है इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर एक माइनस का निर्माण होगा। आगे में लिखा रहेगा, जब इधर राइट हैंड साइड लिखा है तो Cl के ऊपर माइनस होता है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस एक आएगा, यहाँ प्लस लिखा हुआ। SO4, तो SO4 के ऊपर कितना माइनस आता है, जब भी इधर लिखा रहेगा तो उसको सामान्य जो संकर आयन होगा, तो संकर आयन के ऊपर क्या होगा, हमेशा धनायन होगा। जब राइट हैंड साइड में जब कोई भी चीजें लिखा रहेगा तब ये SO4 2 माइनस में टूटता है, इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। वैसे फिर ये आगे लिख दिया पोटेशियम, तो पोटेशियम एक पोटेशियम पर एक प्लस, तो 4 पोटेशियम पर 4 प्लस होगा, तो इसके ऊपर कितना माइनस आएगा, 4 माइनस आएगा। इसी प्रकार से एक Cl पर एक माइनस और 2 Cl पर 2 माइनस, इसलिए इसके ऊपर कितना प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा। तो यही टेबल बना लेना है, यही टेबल पूरा बना लेना है। यहाँ पर कलर के बारे में बात किया जा रहा है, इसको चाहो तो लिख भी सकते हैं। कलर में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलता है इसकी संख्या पर, इसको मैं अभी हम लोग स्किप करते, इसका कोई अभी जरूरत नहीं है। अब कुछ वार्नर का सिद्धांत आया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो वार्नर थे साइंटिस्ट, उसके कुछ सिद्धांत दिए थे, सामान्य सिद्धांत के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसका जब अध्ययन किया जा रहा था 1992 में, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिन्हें वार्नर का सामान्य सिद्धांत कहा गया। तो सिद्धांत क्या है, इन सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है वार्नर के सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं। वार्नर के सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं, वार्नर के सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला जो विशेषता है, सबसे पहला विशेषता क्या है, सामान्य यौगिक में धातु परमाणु की संख्या 2 प्रकार की होती है। जो सामान्य यौगिक होता है उसमें जो धातु परमाणु होता है, अभी बताया धातु परमाणु किसको कहते हैं, जो केंद्रीय आयन लिखवाए थे वही क्या होता है, धातु परमाणु होता है। तो उसको 2 टाइप का संयोजकता होता है। कितना टाइप का, 2 टाइप का संयोजकता होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी संयोजकता, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी संयोजकता। इसको लिखना है, ठीक है। 1 नंबर दे के इसको लिखना है कि जो सामान्य यौगिक होता है उसका जो संयोजकता होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का जो संयोजकता होता है वो 2 टाइप का होता है, प्राइमरी संयोजकता और सेकेंडरी संयोजकता। अब देखो, जो प्राइमरी संयोजकता होता है वो आयनीय होता है, वो आयन पर डिपेंड करता है। लेकिन जबकि सेकेंडरी संयोजकता जो होता है वो आयनन नहीं होता है, वो आयन के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। इसको भी यहाँ पर इसके अंदर लिख लेना है। प्राइमरी संयोजकता आयनीय होती है, जबकि सेकेंडरी संयोजकता आयनीय नहीं होती है। तो ये बोल सकते हैं कि अंतर को भी दर्शाया जा रहा है। और इसमें दिया हुआ है
2 नंबर देखिए, प्रत्येक धातु परमाणु की सेकेंडरी संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। तो सेकेंडरी संयोजकता की संख्या फिक्स होता है, अर्थात लेकिन धातु परमाणु की सामान्य संख्या निश्चित होती है। इस तरह से बोल सकते हैं। अब इस बात को भी ध्यान में रखना है, जो सेकेंडरी संयोजकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य संख्या के नाम से जानते हैं। जो सेकेंडरी संयोजकता होता है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी लेना है, याद रहेगा, इन्हें भूलना नहीं है। जो सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी जो संयोजकता होता है, सेकेंडरी जो संयोजकता होता है, सेकेंडरी जो संयोजकता होगा, जो सेकेंडरी संयोजकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता होता है, लिख लेना है। वो किसके, सामान्य यौगिक के बराबर होता है, तो वही सामान्य यौगिक होता है। जो सेकेंडरी संयोजकता होता है वही सामान्य यौगिक होता है। प्राइमरी संयोजकता को सामान्य यौगिक नहीं कहता था, इसे ब्रैकेट देके लिख लेना है। धातु परमाणु को प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों संयोजकताएं संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राइमरी संयोजकता ऋणायनों द्वारा तथा सेकेंडरी संयोजकता ऋणायनों या उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होते हैं। तो ये ऋणायन द्वारा भी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे ये लिख लेना है। आगे अब चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, सेकेंडरी संयोजकता। और तो यहाँ पर सेकेंडरी संयोजकता का ही जरूरत पड़ता है, प्राइमरी संयोजकता यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, सेकेंडरी संयोजकता ही पूछा जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सेकेंडरी संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी यौगिक का। किसी भी यौगिक का सेकेंडरी संयोजकता हम लोग कैसे बताते हैं, तो उसके ये आगे भी हम लोग को पढ़ना ही होगा, बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो उसके जो लिगेंड होता है, तो लिगेंड की संख्या के आधार पर सेकेंडरी संयोजकता डिफाइन होता है। लिगेंड की संख्या के आधार पर सेकेंडरी संयोजकता डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना लिगेंड है, टोटल यहाँ पर 6 लिगेंड है। कितना लिगेंड है, 6 लिगेंड। NH3 कितना है, ये तो हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु इसको हम लोग कहते हैं, और ये ही लिगेंड, लिगेंड की संख्या कितना है, 6 है, इसलिए इसका सेकेंडरी संयोजकता कितना होगा, 6 होगा। इसमें लिगेंड की संख्या भी कितना है, 6 है, तो सेकेंडरी संयोजकता कितना होगा, 6 होगा। इसमें भी लिगेंड की संख्या 6 है, ये 4 गो, NH3 कितना है, 4 गो है, और Cl कितना है, 2 गो। तो इसको हम लोग आगे चल के अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम सामान्य यौगिक का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या अगर हम लोग उसका दर्शाएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य यौगिक की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या, हेडिंग डालना है, सामान्य यौगिक के इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या। अब ये कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि सामान्य यौगिक किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, सामान्य यौगिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोबाल्टी है, कोबाल्ट NH3 कितना 5 गो है, NH3 5 और Cl3। अब ये सामान्य यौगिक में, अब देखो हम लोग अंदर वाला को ही लिगेंड कहते हैं, जो बाहर में रहता है ये लिगेंड वगैरह नहीं कहते, ये आयन के रूप में रहता है, ठीक। तो ये जो कोबाल्ट है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, और यहाँ पर जो NH3 है वो लिगेंड है। अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे ये यौगिक का निर्माण करता है, तो होता क्या है, जो केंद्रीय परमाणु रहता है वो उसको रख देते हैं, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन लेन देन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये क्या करता है, जो इसके साथ लिगेंड होता है वही लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है। हमको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ता है, हमको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ता है। तो कितना है यहाँ पे NH3, तो 6 गो NH3 है, कितना, सॉरी लिख यहाँ पे 6 गो, तो कितना NH3 है, 6 गो NH3 है। तो 6 NH3 क्या करता है, अब NH3 का स्ट्रक्चर देखोगे लोग, NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहता है, और एक इसके ऊपर क्या रहता है, तो लोन पेयर रहता है, एक क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। तो यही लोन पेयर जो होता है, यही इलेक्ट्रॉन देकर क्या करता है, कोबाल्ट के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड का निर्माण करता है, इसमें कोबाल्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर NH3 का बात करेंगे तो 6 गो NH3 है, तो 3 गो NH3 इधर दिखा देते हैं। तीनों NH3 को हम यहाँ पे क्या दर्शाएंगे,
तीनों NH3 पर इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे यहाँ से, इसलिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक लोन पेयर रहता है। यही लोन पेयर क्या करता है, देकर इसके साथ बॉन्ड का निर्माण करता है। तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का निर्माण करता है। इसको हम इस प्रकार तीर से दिखाते हैं। जब भी कोई भी परमाणु हो और अगर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देकर किसी के साथ जुड़ रहा है, इस प्रकार तीर के निशान से दर्शाते हैं। ऐसे ही बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ऐसे ही बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनाया जाता है तो उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बंधन का निर्माण करता है तो उसको हम लोग उप सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग H2 का बात करते हैं या N2 का बात करते हैं, N2 का निर्माण कैसे होता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंधन का निर्माण करता है, तो इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोई एक ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई एक ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दान करके इसके साथ बंधन का निर्माण करते हैं। इस बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसा ही बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उप सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। 3 प्रकार का अब तक बंधन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में क्या होता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे HCl के निर्माण में क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना रहता है, क्लोरीन के ऊपर 7 रहता है, हाइड्रोजन के ऊपर 1 रहता है। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देकर इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन दान दे करके ये दोनों के बीच में क्या करता है, बंधन का निर्माण करता है। इसको हम आयनिक बंधन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन देकर, कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देकर बंधन का निर्माण करता है तो उसको हम लोग उप सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है। इस प्रकार से इसमें बंधन का निर्माण होता है। तो हेडिंग डाल के इस स्ट्रक्चर को दर्शा सकते हैं। 3+ यहाँ पर 3+ क्यों दिखाया गया, इसलिए कि यहाँ पर Cl 3 गो है, 3 माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर कितना प्लस आएगा, 3+ आएगा, तो इसके ऊपर 3+ दिखा दिया गया। तो यही सामान्य यौगिक का सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वर्णन का कुछ दोष दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ सब पढ़ने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स कुछ शब्द के बारे में जानेंगे, कौन क्या होता है, इसलिए कि आगे चल के उसका हम लोग यूज करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसका नाम भी सुनने को हम लोगों को मिल सकता है। इसलिए हम लोग कुछ शब्द को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे इसका हेडिंग क्या डालेंगे, तो सामान्य रसायन के अध्ययन में प्रयुक्त कुछ प्रमुख पद। हेडिंग डालने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग हर एक शब्द के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला है 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, सामान्य एंटिटी। ये क्या होता है, तो सामान्य एंटिटी वह है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आयनों या अणुओं के एक निश्चित संख्या जुड़ी रहती है। आयनों या अणुओं के एक निश्चित संख्या जुड़ी रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं सामान्य एंटिटी के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए इसमें अगर देखेंगे सामान्य एंटिटी जिसमें कोबाल्ट यहाँ पे है, ये आयन 3 Cl आयनों के साथ तथा 3 NH3 अणुओं से घिरा हुआ है। तो ये जो है, ये जो कोबाल्ट है, ये कितना आयन से 3, यहाँ पर देखो Cl हमेशा आयन के रूप में रहता है, तो 3 ऋण आयन से, और ये उदासीन होता है, इसीलिए लिखा हुआ 3 उदासीन अणुओं से क्या है, ये इसको अणु कहा जा रहा है, इसको आयन कहा जा रहा है। तो ये टोटल 6 से घिरा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य एंटिटी के नाम से जानते हैं। जो इसमें NH3 है और Cl है, तो इसको हम लोग सामान्य एंटिटी के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और यहाँ से देख सकते हैं इसके ऊपर जो भी उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर NH3 2+ है, यहाँ पर 4- है, इसके ऊपर 0 है, मतलब इसके ऊपर कोई भी
आयन नहीं है, ये उदासीन है, ये पूरी तरह से क्या है, उदासीन है। ये आयन का निर्माण, इसमें आयन का निर्माण हो रहा है और ये भी क्या है, इसके ऊपर 3 प्लस आवेश है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, इसको हम लोग सामान्य एंटिटी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अन्य उदाहरण इसका वही शब्द दिया हुआ है। ये यहाँ कॉपर है तो कॉपर कितना 4 गो NH3 से जुड़ा हुआ है, कॉपर जो है 4 NH3 से जुड़ा हुआ है। सामान्य एंटिटी में खास कुछ इसमें लिखना नहीं है। सामान्य केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आयनों या अणुओं का एक निश्चित संख्या जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य एंटिटी। मतलब यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा, हमेशा बात बोलते हैं जो भी ब्रैकेट के अंदर जैसे शुरुआत होता है ये क्या होता है, तो इसी को हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के नाम से जानते हैं, या केंद्रीय हम लोग उसके पहले आयन भी इसको बोल रहे थे। और इससे ये जितना आयन से जुड़ा रहेगा या जितना भी परमाणु से जुड़ा रहेगा, जितना आयन बोले या अणु बोले, आयन अणु बोले या परमाणु बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए अणु या परमाणु, यहाँ पर अणु है, NH3 क्या है, अणु है। यहाँ पर 4 अणुओं से जुड़ा है। CN भी यहाँ पे बोल सकते हैं, CN आयन होता है। ठीक है, इसलिए उस पर चार्ज होता है। तो ये हम लोग चार्ज के बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, किसके ऊपर कितना जो लिगेंड होता है, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से लेके हेडिंग डाल के यहाँ तक लिख लेना है, उदाहरण के रूप में इसी को लिख लेना है, यहाँ से 2-4 लिख लेना है। आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रीय परमाणु या आयन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी केंद्रीय परमाणु या आयन के बारे में बता ही रहे थे। सामान्य एंटिटी, जो सामान्य एंटिटी हम लोग अभी बात करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर ये लिखा रहेगा सबको हम लोग सामान्य एंटिटी कहेंगे। सामान्य एंटिटी में केंद्रीय परमाणु या आयन वह है जो किसी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में आयनों या अणुओं के एक निश्चित संख्या द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, उसी को हम लोग केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसको लिख लेना है पहले यहाँ से लेके डिफिनेशन के रूप में, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एग्जाम्पल जब लिखेंगे ना इसमें, तो एग्जाम्पल में इंडिकेट कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं, कोबाल्ट है, NH3 है, इसके ऊपर 3 प्लस है। तो ये जो कोबाल्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु का, या केंद्रीय आयन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग पहले भी लिखवा चुके हैं, इसी को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। यहाँ कॉपर है, और कॉपर जो है लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है NH3 4 गो, उसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, +2। ये जो कॉपर है यहाँ पर क्या कहलाएगा, केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। आयन और परमाणु कब कहलाएगा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये भी आयन ही कहलाएगा, इसलिए कि उस पर कुछ चार्ज है। जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा तो उसको हम लोग परमाणु कह देंगे, कोई चार्ज रहेगा तो उसको आयन कहेंगे। यहाँ पर 3 गो प्लस है, इसलिए इसको आयन कहेंगे। लेकिन ये जो प्लस है इनडायरेक्टली किसको दर्शाता है, ये प्लस, ये कोबाल्ट के ऊपर दर्शा, 2 प्लस किसके ऊपर दर्शा रहा है, कॉपर के ऊपर को दर्शा रहा है, चार्ज को। तो जब भी चार्ज रहेगा तो केंद्रीय आयन कहेंगे, चार्ज नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु कहेंगे। जैसे यहाँ पर निकल दिया हुआ है, इसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, 0 है, तो इसको यहाँ पर निकल को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय परमाणु के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। आगे जो है लिगेंड है। लिगेंड क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले भी लिखवा दिए है लिगेंड क्या होता है, फिर भी यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं लिगेंड का डिफिनीशन। लिगेंड जो है वैसे आयन या अणु जो सामान्य एंटिटी में केंद्रीय धातु या आयन से क्या होता है, घिरा रहता है। जो घिरा रहता है तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। थोड़ा देर पहले ही बताया था, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ये उदासीन भी हो सकता है लिगेंड, या आयन भी हो सकता है। आयन मतलब प्लस या माइनस भी उस पर आवेश हो सकता है। एग्जाम्पल देना चाहते हैं, एग्जाम्पल हमेशा देकर उसको लिखेंगे कौन सा इसमें लिगेंड है। ठीक है, CuNH3 4 यहाँ पर लिगेंड के रूप में क्या है, लिगेंड के रूप में CH3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को लिगेंड कहते हैं। इसी को हम लोग लिगेंड के नाम से जानते हैं। लिगेंड्स बोलो एक से ज़्यादा रहेगा, एक रहेगा तो लिगेंड कहेंगे। ठीक, इसी को NH3 को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो NH3 को ही हम लोग यहाँ पर लिगेंड कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देकर लिगेंड दर्शा देना। आगे हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य संख्या का। जब भी सामान्य संख्या का बात करेंगे
सामान्य संख्या भी थोड़ा देर पहले बताया कि सामान्य संख्या जो सेकेंडरी सेकेंडरी जो संयोजकता होता है उसी को हम लोग सामान्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जितना भी लिगेंड जुड़ा रहेगा वही संख्या क्या कहलाएगा, सामान्य संख्या कहलाता है। वही संख्या क्या कहलाएगा, सामान्य संख्या कहलाएगा। अगला लिखना है सामान्य संख्या। अगला लिखना है किसी धातु परमाणु या आयन को घेरने वाले लिगेंडों की संख्या, जो लिगेंड जितना रहता है वही उसका क्या होता है, सामान्य संख्या होता है। वही उसका क्या होता है, सामान्य संख्या होता है। चलिए यहाँ पे आके इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है सामान्य संख्या का। अगर यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसी का सामान्य संख्या बताया जाता है। उदाहरण के रूप में ये है, तो देख सकते हैं जो Ag है इससे कितना NH3 जुड़ा हुआ है, 2 लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका सामान्य संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर कॉपर जो है इससे NH3 कितना जुड़ा हुआ है, 4 को जुड़ा हुआ है। ये NH3 क्या है, लिगेंड है। तो जितना लिगेंड जुड़ा रहेगा 4 जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉपर का सामान्य संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। Na है निकेल जो है इससे कितना Cn जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सामान्य संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बताया जाता है। वैसे ही कोबाल्ट का है तो ये 6 है, तो 6 यहाँ पर लिखा गया है, 4 है तो 4 है, और यहाँ पर 6 है तो 6 है। और इसके आगे जो ये दर्शाया जा रहा है ना, ये ऑक्सीकरण संख्या होता है। इसको हम लोग बाद में जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। अभी फिलहाल याद रखना है सामान्य संख्या कैसे निकाला जाता है, जो भी लिगेंड इससे जुड़ा रहेगा। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई लिगेंड है, या कोबाल्ट है, यहाँ से Cl3 NH3, ये भी कितना है, 3 गुआ है। ये भी कितना है, 3 गुआ है। बाहर में जितना है प्लस चार्ज हो उससे कोई मतलब नहीं है, +2 या कुछ भी रह सकता है। इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोरीन भी लिगेंड है, ये NH3 भी क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पर टोटल लिगेंड जोड़ कर लिखना है, ठीक है। ये कितना, 3 गो, ये कितना, 3 गो, 3 3 कितना हो गया, 6। इसका अगर कोई पूछेगा सामान्य यौगिक की संख्या, सामान्य संख्या कितना होगा, तो 6 होगा। तो जितना लिगेंड रहेगा सबको जोड़ के बताना है। यहाँ तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है सब में एक ही लिगेंड यहाँ पर दर्शाया गया है, सब में एक ही लिगेंड दर्शाया गया है। ये पूरा टेबल भी बना लेना है सामान्य संख्या का, जो कि याद रहे कि सामान्य संख्या हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आगे जो है वह है सामान्य मंडल। सामान्य मंडल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा इनसे जुड़े लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। इसी को हम लोग अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे, सामान्य मंडल बोले इसको, या हम लोग बोले थे कि इसको हम लोग संकुल के नाम से जानते हैं, संकुल आयन के नाम से जानते हैं। जब इसको पूरा बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाता है उसी को हम लोग सामान्य मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी को हम लोग सामान्य मंडल को नाम से जानते हैं। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिख लेना है। जो कोष्ठक के बाहर रहता है उसको हम लोग आयनीय समूह कहते हैं। सिंपल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल दिखाना है जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर K4 है, FeCN6। इसको आयन के रूप में तोड़ेंगे तो आयन के रूप में कैसे टूटेगा, 4K4 प्लस होगा, और इसके ऊपर कितना आएगा, FeCN6। इसके ऊपर कितना माइनस आएगा, तो 4 माइनस आएगा। ये पूरा जो कोष्ठक के अंदर लिखे, ये जो पूरा कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ पार्ट है, इसी को सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सामान्य क्या कहते हैं, सामान्य मंडल के नाम से जानते थे। इसी को हम लोग सामान्य मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बहुफलक के बारे में देखना है, या स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, इसका स्ट्रक्चर किस किस प्रकार का होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग नहीं रहने देते हैं, तो आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।